नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां युद्ध के मैदान में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और यूक्रेन ने जो हमला किया वो परमाणु विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। रूस की धरती पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमला बेलगरोद में हुआ। यूक्रेन ने प्रतिबंधित हथियारों से हमले को अंजाम दिया और इसके बाद से बेलगरोद से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा हुआ है। बेलगरोद में हमला हुआ तो पुतिन सेना का बदला शुरू हो गया। यूक्रेनी शहरों पर रूस किंजल मिसाइल से हमले कर रहा है और इस हमले में कीव समेत यूक्रेन के 12 शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या नया साल यूक्रेन के लिए अशुभ और अमंगलकारी होगा? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु वज्रपात करने वाले हैं? ये विध्वंस की वो आग है जिसमें रूस का शहर जल गया है। जेलेंस्की ने पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा सदमा दे दिया है। रूसी धरती पर वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस में ऐसा हमला हो गया है जिसके बारे में क्रेमलिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेनी सेना ने पहली बार रूस में सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया है। यूक्रेन के हमलों में रूस का एक शहर जल गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। यूक्रेनी सेना रूस की धरती को दहलाने की जो कोशिश कई दिनों से कर रही थी, वो कोशिश कामयाब हो गई। जेलेंस्की की फोर्स ने रूस के बेलगरोद में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ऐसा हमला जिससे पुतिन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बहुत बड़ा, बहुत जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बेलगरोद के लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे थे। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेनी फोर्स ने इसी तरह बेलगरोद में एक के बाद एक कई विस्फोट किए, जिससे रूस का ये शहर पूरी तरह से दहल गया। हमले के बाद शहर की फिजा में बारूदी धुआं नजर आने लगा। रूसी धरती पर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले यूक्रेनी फोर्स रूस के वॉरशिप, रूसी सेना के ठिकानों, हथियार गोदाम, एयरबेस को टारगेट कर रही थी। यूक्रेन आम लोगों पर हमले नहीं कर रहा था, लेकिन बेलगरोद पर हमला कर उसने युद्ध नियम को तोड़ दिया। ये पहली बार है जब यूक्रेन के किसी एक हमले में एक शहर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। और रूसी धरती बेलगरोद में यूक्रेन ने जो मिसाइल से विस्फोट किया, उससे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है। यह पहली बार है जब यूक्रेन के किसी हमले में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। यूक्रेन के हमले में बेलगरोद के 24 लोग मारे गए। विस्फोट के बाद शहर में 22 अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। करीब 125 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बेलगरोद में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम हैं और हमले की वजह से 2 हथियार गोदाम भस्म हो गए। शहर की 3 सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यही वो हमला है, वो नुकसान है जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूक्रेन ने सिर्फ बेलगरोद को ही नहीं, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों को दहलाने की कोशिश की। बेलगरोद के साथ साथ यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को, बर्दियांस्क, ब्रयांस्क, ओरियोल
और कुर्स में भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाकी शहरों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी धरती पर 70 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन के 32 ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया। रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी डिफेंस ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो रूसी सेना को हुए बड़े नुकसान का ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर तक रूस के 17,960 जवान मारे गए। रूस के 229 टैंक तबाह हो गए। रूस के 352 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त हो गए। 230 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। पिछले एक महीने में रूस के 27,390 जवान मारे जा चुके हैं। मतलब हर रोज करीब 1,000 जवान। बेलगोरोद से मिली सफलता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नई हुंकार भर दी। Повернути війну назад до цих покидьків додому в Росію, звідки вона і прийшла. Сьогодні я був на позиціях. बेलगोरोद हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उसकी सेना के हौसले बुलंद हैं और पुतिन इस हमले से भड़के हुए हैं। क्रेमलिन का गुस्सा इस बात का ऐलान कर रहा है कि युद्ध का असली चरण तो अब शुरू हुआ है। पुतिन बेलगोरोद का ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया दहल जाएगी। सवाल ये है कि अब पुतिन कैसा प्रतिशोध लेंगे। रूसी सेना यूक्रेन को मिटाने के लिए अब तक हर हथकंडा अपना चुकी है, बस परमाणु हमला ही बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या पुतिन परमाणु विस्फोट का रास्ता अपनाने वाले हैं? फिलहाल जो हालात हैं उससे इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुछ देर पहले कीव में बहुत बड़ा हमला हुआ जहां रूसी सेना ने किंजल से हमले को अंजाम दिया है और ब्लैक सी से दागी गई मिसाइल किंजल मिसाइल यूक्रेन के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो चुका है। आपको बता दें रूस ने बेलगोरोद हमले का बदला लिया है। ब्लैक सी से दागी गई किंजल मिसाइल के बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। किंजल मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है और रूस ने बेलगोरोद हमले का बदला लिया है। अब किंजल मिसाइल से दहले कीव को लेकर बड़ी खबर, जहां ज़ेलेंस्की ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और कीव शहर में आपातकाल लागू हो गया। आपको बता दें कीव में सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। वहीं लोगों को अब बंकर्स में भी भेजा जा रहा है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां हमले के बाद की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन कीव शहर में आपातकाल लागू किया जा चुका है। और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि इस हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है और लोगों को बंकर्स में शरण लेने के आदेश जारी किए गए। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर तबाही मचाई। उसके जवाब में ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने कल यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के बेलगोरोद रीजन को धुआं कर दिया। बस फिर क्या, हमले के बाद पुतिन आक्रोश में है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2024 के आगाज के साथ ही यूक्रेन दहन की शुरुआत हो जाएगी, वो भी न्यूक्लियर विनाशकों से। कल रूस में तबाही का दिन था, विध्वंस का दिन था, भीषण बारूदी कोहराम का दिन था। यूक्रेन हमले के इंतकाम का दिन था, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के प्रतिशोध का दिन था। करीब 2 साल से रूस यूक्रेन जंग जारी है।
लेकिन पहली बार इस भयावह अंदाज में रूस का कोना कोना दहला। रिहायशी इलाकों में तो बर्बादी का मंजर बेहद ही खौफनाक रहा। बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में झुलस गई। कई शॉपिंग मॉल धधकते नजर आए। वहीं सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। यकीन मानिए, रूस के बेलगोरोद शहर में कुछ दिखाई दे रहा था तो बारूदी धुएं का गुबार, अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो जबरदस्त धमाके की गूंज। यूक्रेन सेना ने कल रूस के बेलगोरोद रीजन को निशाना बनाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन की सेना ने नॉनस्टॉप कई घंटों तक बेलगोरोद पर हमला किया, वो भी ड्रोन, मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर और हाई इंटेंसिटी वाले बमों से। मसलन रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर 122 मिसाइलें दागी थी। इसके अलावा यूक्रेन पर 36 ड्रोन हमले भी किए। रूसी सेना के हमले में 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 159 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बस इसी हमले का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद रीजन में 70 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। लेकिन बेलगोरोद में यूक्रेन के जिस हथियार ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो था ओल्खा एमएलआरएस, यानी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। ओल्खा एमएलआरएस मेड इन यूक्रेन हथियार, जिसे साल 2018 में यूक्रेनी डिफेंस ने आर पार की जंग के लिए तैयार किया। मसलन ओल्खा एमएलआरएस करीब 33 टन यानी 33,000 किलो तक वजनी होती है और इस मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम में 300 mm की कैलिबर लगी होती है। ओल्खा एमएलआरएस में 12 बैरल्स होती हैं, यानी एक बार में 12 रॉकेट बैक टू बैक दागे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ओल्खा एमएलआरएस की मारक क्षमता करीब 70 से 130 किलोमीटर के बीच होती है। सबसे अहम ये कि इसमें लगने वाला वॉरहेड यानी रॉकेट के भीतर विस्फोटक करीब 250 किलो तक वजनी हो सकता है। इसके अलावा ओल्खा एमएलआरएस एडवांस जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, यानी अचूक निशाना लगाने में माहिर। आपको बता दें कि यूक्रेनी बॉर्डर से रूस का बेलगोरोद शहर महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने पूरी प्लानिंग के साथ ओल्खा एमएलआरएस का इस्तेमाल किया और यूक्रेनी सेना के लिए ओल्खा एमएलआरएस बैटल ग्राउंड का गेम चेंजर भी साबित हुआ। इसके ताबड़तोड़ प्रहार से बेलगोरोद क्या रूस की राजधानी मॉस्को तक दहल उठी। क्रेमलिन में सनसनी मच गई। ऐसा नहीं है कि रूस ने हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन यूक्रेन का हमला इतना जबरदस्त और सिलसिलेवार अंदाज में था जिसके चलते रूसी डिफेंस ठप हो गया। मगर इसी बीच रूस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने हमले में प्रतिबंधित क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल किया। ओल्खा मिसाइल को क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन से लैस किया गया। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने चेक निर्मित वैम्पायर रॉकेट भी दागे। इतना ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि बेलगोरोद पर आतंकी हमला किया गया है, जिसके लिए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जिस ओल्खा मिसाइल से बेलगोरोद में तबाही मचाई गई, जिस ओल्खा एमएलआरएस और वैम्पायर रॉकेट से बेलगोरोद के कोने कोने को दहलाया गया, उसे प्रतिबंधित क्लस्टर वेपन से लैस करने का काम अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नाटो देशों ने किया है। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन समेत तमाम नाटो देशों को खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी। इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि बेलगोरोद अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो किसी भी वक्त बेलगोरोद के इंतकाम के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए साल के आगाज के साथ ही परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। मतलब ये कि हाल के दिनों में रूस यूक्रेन जंग की आंच भले ही धीमी नजर आई, लेकिन ये बुझी नहीं और बीते 48 घंटों की तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है। मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि बेलगोरोद पर अटैक कर भले ही यूक्रेन ने अपना दबदबा बढ़ा लिया हो, मगर एंग्री पुतिन का बदला बाकी है, रूसी सेना का प्रतिशोध बाकी। अब भी रूस यूक्रेन जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है,
जो शायद बम गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर विनाशकों के जरिए सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और कीव पर फिर हमले की तैयारी में है रूस। बड़ी खबर, जहां एयरबेस पर रूसी फाइटर जेट हैं तैयार। कीव पर किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका बढ़ती जा रही है और यहां तक कि ब्लैक सी में युद्धपोतों पर मिसाइलें लोड की गई हैं। बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से एक बार फिर से अभी तक टीम्स जिस तरीके से एक्टिवेट हो रही थी, स्टैंड बाय मोड पर थी, वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कीव पर फिर हमले की तैयारी में रूस और एयरबेस पर रूसी फाइटर जेट है तैयार, क्योंकि किसी भी वक्त कीव पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 स्टार होटल पर किंजल मिसाइल दागी गई है। होटल में मौजूद नेटो के अधिकारी और होटल की इमारत का ऊपरी हिस्सा हो चुका है तबाह। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से ये टारगेट वार किया गया है और इस बार निशाने पर वो 5 स्टार होटल जहां पर नेटो के अधिकारी थे मौजूद। तो ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से खार्किव में अब रूस ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है और टारगेट किया गया उस इमारत को जहां पर नेटो के अधिकारी ठहरे हुए थे, मौजूद थे और किंजल मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें भी आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है किस तरीके से होटल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया, जबकि ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अब तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने बेलगरोद को दहलाया, पुतिन का प्रतिशोध लेना तय था और हुआ भी वही। हमले के कुछ ही घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों पर मिसाइलें दाग दी। खासतौर से खार्किव रूस का प्राइमरी टारगेट था और रूस ने खार्किव के 10 से ज्यादा इलाकों को राख करके रख दिया है। आखिर खार्किव पर बड़े हमले की वजह थी क्या? रूस के हमलों से यूक्रेन में कितनी तबाही मची है, इस रिपोर्ट से देखिए। बेलगरोद शहर के लोगों के दिल से धमाकों का खौफ तक खत्म नहीं हुआ था और ना ही शहर की आग ठंडी हुई थी। बेलगरोद पर हमले को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि पुतिन के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के शहरों की तरफ टेक ऑफ किया। किंजल मिसाइलों से लैस इन फाइटर जेट्स के टारगेट पर यूक्रेन के कुल 11 शहर थे, जिनका एक ही लक्ष्य था, यूक्रेन से प्रतिशोध लेना और दुश्मन की तबाही। हुआ भी कुछ वैसा ही। बेलगरोद हमले के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन के 11 शहर किंजल मिसाइल के हमलों से दहल उठे। खंडहर शहर राख के ढेर में तब्दील होने लगे। रूस ने इन हमलों के लिए MiG-31 के फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। MiG-31 से दागी गई किंजल मिसाइलों का टारगेट खार्किव, ज़पोरिजिया, सूमी, कुर्स्क, खेरसोन, माइकोलेव, ओडेसा और निप्रो थे। दावा है कि रूस ने इन शहरों पर 34 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के प्राइमरी टारगेट पर खार्किव शहर था। रूसी मिसाइलों का सबसे ज्यादा कहर इसी शहर पर टूटा। खार्किव शहर में सुपरमार्केट खंडहर बन गए, वाटर सप्लाई ध्वस्त हो गई, चारों तरफ मलबा बिखर गया, इमारतें धू-धू कर जलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद 1000 स्क्वायर मीटर के इलाके में आग लग गई। कई जगहों पर आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खार्किव पर रूस ने सिर्फ किंजल मिसाइलों से ही हमला नहीं किया। खार्किव पर रूस ने 8 शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला किया।
इसके अलावा S-300 से शहर पर 6 मिसाइलें दागी गई। हमलों में कुल 28 लोगों के घायल होने की खबर है। सवाल है कि रूस ने खार्किव पर सबसे ज्यादा बारूद क्यों बरसाया? आखिर खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही की वजह क्या थी? तो इसका जवाब है ये इमारत। खार्किव के दक्षिणी हिस्से में मौजूद ये एक होटल की इमारत है जिसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दावा है कि इमारत में नाटो के अधिकारी मौजूद थे। यही इमारत खार्किव को खंडहर बनाने की वजह थी, ताकि शहर में मौजूद सभी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए और रूसी राष्ट्रपति अपना प्रतिशोध ले सके। अब तक ये साफ नहीं है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है और नेटो के किसी अधिकारी को नुकसान पहुंचा है या नहीं, लेकिन यूक्रेन ने यह साफ कर दिया है कि वो रूसी हमलों से डरकर रुकने वाला नहीं है। खार्किव के मेयर ने अपने एक बयान में कहा, नए साल से एक रात पहले रूस हमले कर रहा है। रूसी हमारे शहर को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम अटूट और अजय हैं। रूस का दूसरा टारगेट था ज़ेपोरिजिया। पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला से ज़ेपोरिजिया भी दहल उठा। रूस ने ज़ेपोरिजिया में 22 जगहों पर हमला किया। महज 6 घंटे में 196 से ज्यादा अटैक किए गए। रूसी सेना ने कुल 34 ड्रोन से हमला किया। ज़ेपोरिजिया में अलग अलग जगहों पर 22 रॉकेट दागे गए। रूस ने सूमी पर भी बड़ा हमला किया। सूमी के 7 इलाके धधक उठे। 6 घंटे में कुल 37 से ज्यादा हमले किए गए। बीती रात हुए हमलों को लेकर यूक्रेन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने उसके अलग अलग शहरों पर 49 शाहिद 136 ड्रोन दागे, जिसमें से 21 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। रूस जहां यूक्रेन के शहरों को दहला रहा है, वहीं रूसी सैनिकों ने यूक्रेन आर्मी के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। ये क्रास्नोपोल की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने यूक्रेन के 3 मिलिट्री ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अवदीका में भी रूसी सेना की तोपों ने यूक्रेन की चौकियों पर बारूद बरसाया। सोलेदर में रूसी रॉकेट लॉन्चर कहर बनकर टूटे। रूसी MLRS ने यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए। यूक्रेन हमलों के बाद जहां रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है, वहीं रूस ने नए साल पर अपने शहरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। रूस ने मॉस्को की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मॉस्को की सुरक्षा में 80 से ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। 70 Su-34 फाइटर जेट्स को भी सिर्फ मॉस्को की सुरक्षा में रखा गया है। रूस को डर है कि यूक्रेन नए साल के जश्न में बारूद की गंध घोल सकता है और इस बार टारगेट मॉस्को शहर हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम किए गए। इसके अलावा यूक्रेन बॉर्डर से लगते शहरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 20,000 सैनिकों को हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। 1800 से ज्यादा जवान मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात किए गए। 2024 में रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो रहे हैं, मगर इस जंगी तैनाती और रूस के पलटवार से इतना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत। और बड़ी खबर, जहां ज़ेपोरिजिया में रूस का एयर अटैक, 22 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। 6 घंटे में 200 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया। शहर में कई जगहों पर आग लग चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और लगातार हो रहे हमलों के तहत सबसे बड़ी खबर सामने यह आई कि 6 घंटे में 200 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया और ड्रोन और मिसाइलों से ये हमले किए गए। ओडेसा में रूस ने मिसाइल दागी है। ब्लैक सी से रिहायशी इमारतों पर हमला, जहां हमले के लिए शायद ड्रोन का हुआ इस्तेमाल। आपको बता दें, ओडेसा में ही 10 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। बेलगोरोद में
हमले के बाद जो विनाश की आग भड़की है, अब उसमें यूक्रेन का कोना कोना जल रहा है। पुतिन सेना ने यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक लॉन्च कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना भी पूरी ताकत के साथ पलटवार करने में जुटी है और इस वक्त फ्रंट लाइन पर किस तरह की खतरनाक लड़ाई चल रही है, आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस के बेलगोरोद में हमला हुआ तो युद्ध का सबसे नया और विध्वंसक चरण शुरू हो गया। रूसी धरती पर हमले के बाद गुस्साई पुतिन सेना ने अब तक का सबसे बड़ा बारूदी धावा बोल दिया है। रूसी सेना के हमले तेज हुए तो यूक्रेनी फोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस और यूक्रेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी और भीषण जमीनी जंग शुरू हो गई। ये वो जंग है जो नए साल के शुरू होने के साथ ही और भी खतरनाक हो जाएगी। जंग की रिपोर्ट इस बात का ऐलान कर रही है कि साल 2024 में दोनों देशों में बहुत बड़ा रक्तपात होने वाला है। और रूसी फौज इस वक्त यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर किस तरह से धावा बोल रही है, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट देखिए। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की पूरी फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया। और रूस के अटैक हेलीकॉप्टर ने आसमान से यूक्रेनी शहरों पर बारूद की वर्षा की। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के 13 सैनिकों और 4 टैंक को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने ग्रैड से हमला कर यूक्रेन के 3 पोजीशन को मलबे में बदल दिया। रूस की गन ब्रिगेड कुछ इस तरह से यूक्रेनी पोजीशंस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग रही है। और रूस के हमले खतरनाक हो गए हैं, बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना हथियार डालने को तैयार नहीं। यूक्रेनी फोर्स भी रूसी फौज पर भीषण धावा बोल रही है। केरसोन में यूक्रेन ने रॉकेट प्रहार किया, रूसी सेना की पोजीशन बर्बाद हो गई। लीमन में भी यूक्रेनी फोर्स ने आर्टिलरी से हमला बोला, 6 रूसी जवानों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने हॉइट्जर से कुछ इस तरह रूस के 4 टैंकों की कब्र खोद दी। यूक्रेन ने आसमान से ड्रोन दागा तो जमीन पर मौजूद रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स जल गए। बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स ने हमला कर रूस के 3 पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। ये वो घातक लड़ाई है जो बेलगोरोद में हमले के बाद शुरू हुई है। पुतिन और ज़ेलेंस्की का आक्रोश देखकर लग रहा है कि यह जंग जल्द ही एटमी युद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लाल सागर में हूती के बारूदी ट्रेलर को लेकर खबर हर नए दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा है युद्ध, और इसका सबसे ताजा सबूत के होदेदा कोस्ट से सामने आया है, जहां हूती लड़ाकों ने मिसाइल हमले में ब्रिटिश ऑयल टैंकर को समंदर में ही खाक करके रख दिया है। वहीं दूसरी तरह ईरानी प्रॉक्सी सीरिया में मौजूद यूएस सैन्य बेस को टारगेट कर रही है। क्या अरब में महाजंग होनी तय है? इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर लाल सागर में बारूदी बवंडर उठा। एक बार फिर लाल सागर का इलाका मिसाइल्स के हमलों से दहक उठा।
एक बार फिर हूती के जंगी इंतकाम का ट्रेलर दुनिया ने देखा। गाजा में हमास इजराइल के बीच जंग तो जारी ही है, मगर इसके साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे ताजा हमला एक बार फिर देखने को मिला। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला किया। हूती ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी। रेड सी के हुदैदा के तट पर हमले को अंजाम दिया गया। इसके अलावा इजराइल के शिप पर भी मिसाइल दागी। ब्रिटेन का टैंकर ऑयल से भरा हुआ था, जिसकी सप्लाई इजराइल को होनी थी, मगर इसी दौरान लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से नॉर्वे के टैंकर पर धावा बोल दिया। बस फिर क्या, हूती के मिसाइल अटैक के बाद ब्रिटेन का ऑयल टैंकर बीच समंदर में धू धू कर जलने लगा। आग के लपटे और काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठने लगा। इस हमले के बाद इजराइल और अमेरिका का माथा ठनक गया, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब लाल सागर से गुजरते हुए किसी शिप या जहाज को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया हो। हमास की तरह हूती विद्रोही भी इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। आए दिन हूती विद्रोही लाल सागर में बारूदी कोहराम मचाते रहे हैं, और इसी कड़ी में सबसे ताजा अटैक हूती ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर किया। हालांकि लाल सागर में तैनात अमेरिकी डिफेंस ने हूती के 2 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया, मगर ब्रिटिश ऑयल टैंकर को तबाह होने से नहीं रोक पाए। हैरानी की बात यह है कि लाल सागर में आए दिन यमन के हूती विद्रोही गदर मचा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बाद भी हूती के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ हूती लाल सागर में कोहराम मचा रहा है, तो वहीं ईरानी प्रॉक्सी सीरिया में अमेरिकी बेस पर लगातार हमले कर रही है, जिसके जवाब में इजरायली सेना को सीरिया में स्ट्राइक करनी पड़ी, जिसमें ईरान प्रॉक्सी के 23 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। दरअसल अरब में हिजबुल्लाह हूती जैसे ईरानी प्रॉक्सी अब बेकाबू हो चुके हैं। वो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ उनके हर सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं तमाम प्रॉक्सी संगठनों को ताकतवर बनाने में जिस ईरान का हाथ है, अब वो भी अमेरिका से सीधे टक्कर लेने की हिमाकत कर रहा है। और इसी कड़ी में ईरान ने फतह 2 मिसाइल का टेस्ट किया। आपको बता दें, ईरान ने हाल ही में नई हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का दावा किया था, और वो मिसाइल फतह 2 है। मसलन ईरान का डेडली ब्रह्मास्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वॉरहेड मसलन ईरान का डेडली ब्रह्मास्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वॉरहेड से लैस है। मैक 15 के रफ्तार से अटैक कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। जून 2023 में ईरान ने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और इस मिसाइल को अपने डिस्ट्रॉयर में तैनात किया था, मगर अब ईरान ने फतह 1 के अपडेटेड वर्जन को भी तैयार कर लिया है और उसका टेस्ट भी कर लिया है। मतलब ये कि हिजबुल्लाह हूती के बाद अब ईरान भी वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहा है और इससे पहले अपने विनाशक हथियारों को धार दे रहा है, ताकि अरब में अगर वहां जंग हुई तो अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों के पांव उखाड़ सके। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग में इजराइल अभी तक हमास के सफाई में ही जुटा रहा, लेकिन अब इजराइल ने ईरान के दूसरे प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह करने के लिए बड़े हमलों को अंजाम दिया। इस दौरान ईरान के कई कमांडर्स भी मारे गए और इससे ईरान बौखलाया हुआ है। वो अमेरिका और इजराइल को अपनी परमाणु शक्ति दिखाकर धमका रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में बड़ा बारूदी संग्राम छिड़ सकता है।
इजराइल के विध्वंसक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान की प्रॉक्सी का विनाश करने के लिए इजराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत कर दी। सीरिया और लेबनान में इजराइल ने विध्वंसक हमले करके ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान की प्रॉक्सी गाजा युद्ध में उलझे रहे तो उनका हश्र भी हमास की तरह ही होगा। सीरिया में इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला किया। हवाई हमले में ईरान के 11 कमांडर मारे गए। मारे गए सभी कमांडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया में ईरानी कुद्स फोर्स और IRGC के ठिकानों पर बमबारी करके सीधे ईरान को दहलाया। यह हमला तब हुआ जब IRGC के कमांडर किसी खास सिलसिले में दमिश्क हवाई अड्डे पर गए थे। हालांकि ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इजराइल के हवाई हमलों से ईरान बौखला जरूर गया है। ईरान का मानना है कि इजराइल को अमेरिका की शह है, इसलिए ईरान भी अपनी परमाणु शक्ति से दोनों देशों को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान को तलह और नासिर क्रूज मिसाइलों पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों की परवाह नहीं कर रहा है। अहम बात यह भी है कि ईरान को पुतिन का भी सपोर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की जंग को लेकर ईरान चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल की सीमाओं के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचाए। अपने इन्हीं प्रॉक्सी गुटों के जरिए लाल सागर में वो पश्चिमी जहाजों पर हमले भी कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले तेज करने की धमकी भी दी है। उधर इजराइल सीरिया पर एयर स्ट्राइक करने के बाद लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ड्रोन अटैक करके हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी चेतावनी दे दी। लेबनान में बॉर्डर से सटे इलाकों पर इजराइल के हमलों के बाद कई इमारतों को नुकसान हुआ। इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और देवोव और हिदाब इलाके में इजरायली सेना के बेस पर हमला किया। उधर गोलान हाइट्स में सीरिया की तरफ से इजरायली कब्जे वाले इलाके में मिसाइल अटैक किया गया और IDF के बेस को टारगेट किया गया। हूती ने इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, मगर ना तो इजराइल रुकने के लिए तैयार है और ना ही हमास घुटने टेक रहा है। इस बीच इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसने हमास के बमबाज याश के राइट हैंड को ही मार गिराया। गाजा का वॉर ग्राउंड धधक रहा है। इजराइल की वायुसेना आसमान से बम बरसा रही है। IDF के ग्राउंड फोर्सेस जमीन पर कहर ढा रही है। 86 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सका है। भले इस कोशिश में आधे से ज्यादा गाजा राख में तब्दील हो चुका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 70% मकान ध्वस्त हो चुके हैं। 28 अस्पताल पूरी तरह से ठप हैं। आंकड़ों से साफ है कि गाजा इजराइल जंग की कीमत यहां के आम बाशिंदों को चुकानी पड़ रही है। गाजा सिसक रहा है, मगर ना इजराइल रुक रहा है और ना ही हमास घुटने टेकने के लिए तैयार है।
इस बीच नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है जो बताता है कि गाजा की ये जंग लंबी चलने वाली है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा, हमास के खात्मे से पहले मुझ पर युद्ध खत्म करने का दबाव है। ये सब ईरान की वजह से हो रहा है। अब युद्ध समाप्त होने का मतलब है हमास की जीत। गाजा में युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा। साफ है, इस्राएल जब तक इस जंग को जीत नहीं जाता, हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक आईडीएफ के सैनिक गाजा के वॉर ग्राउंड से वापस लौटने वाले नहीं। नेतन्याहू के इस संदेश के बाद गाजा में इस्राएल ने हमले तेज कर दिए। इस्राएल की सेना खान यूनिस की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खान यूनिस में आईडीएफ की 7 टुकड़ियां एक्टिव। इनमें ज्यादातर गिवाती ब्रिगेड के जवान। इस बीच इस्राएल को गाजा में बड़ी कामयाबी मिली। आईडीएफ जवानों ने हमास के कमांडर अब्देल फतेह मा अली को मार गिराया है। अब्देल फतेह मा अली याह्या अयाश का बेहद करीबी था। याह्या अयाश हमास के लिए बम तैयार करता है। बम बनाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम अब्देल फतेह मा अली ही करता था। अब्देल फतेह मा अली की मौत से हमास को गाजा में बड़ा झटका लगा है। इधर इस्राएल ने गाजा पर हवाई फायरिंग एक बार फिर तेज कर दी। मगाजी कैंप पर इस्राएल ने आसमान से बम बरसाए, जिनमें 20 लोगों की मौत हो गई। खान यूनिस पर भी इस्राएल वायुसेना ने भीषण हवाई हमले किए। गाजा के बाद वेस्ट बैंक भी बारूद से दहलना शुरू हो चुका है। वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यकीन मानिए, गाजा की तरह हुबहू वेस्ट बैंक भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। वेस्ट बैंक का कोना कोना बम गोला बारूद से सज चुका है। ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं, जहां हमास समर्थकों और इस्राएल जवानों के बीच जबरदस्त फायरिंग। हमास समर्थकों ने इस्राएली जवानों पर छोटे बम फेंके। अल महसर कैंप में इस्राएली जवानों ने रेड डाली। लोगों को भगाने के लिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका इजराइल पर गाजा जंग को जल्द खत्म करने का दबाव बना रहा है और इसलिए इजराइल ने गाजा में विनाश भी अब तेज कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में जिस तरीके से विनाशकारी हमलों को अंजाम दिया है, उससे घबराकर हमास ने भी अपना वजूद बचाने के लिए आतंक का नया अध्याय शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास अब बॉम्ब का जवाब वायरस से दे रहा है। हमास ने अब इजरायली सैनिकों पर महामारी बॉम्ब से ही हमले करने शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल ने विध्वंस का फाइनल फेज शुरू कर दिया है। गाजा में पिछले 24 घंटों में इजराइल ने कई बड़ी बमबारी की है। जल्द से जल्द गाजा का खेल खत्म करने के लिए इजराइल ने बमों की बरसात की। गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमले में रिहायशी इलाकों को भी टारगेट बनाया गया। गाजा की कई इमारतों पर मिसाइल अटैक हुआ।
मिसाइल हमले में कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में सुबह के समय इजरायल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजरायल की बमबारी से 50 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में अब तक मौत का आंकड़ा 21,000 के ऊपर जा चुका है। यूएन का दावा है कि जंग की वजह से गाजा की 40% आबादी पर भूखमरी का खतरा पैदा हो गया है। खान यूनिस में भी ड्रोन से हमास लड़ाकों पर अटैक हुए। इजरायल ने ड्रोन कैमरे से ढूंढकर हमास के लड़ाकों पर हमला किया। इसमें आईडीएफ की रिजर्व ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायल ने अचानक विनाश का भीषण अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। इजरायल ने हमले काफी तेज कर दिए हैं। इसके पीछे अमेरिका का दबाव बताया जा रहा है। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इजरायल को गाजा युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायल जल्द से जल्द गाजा और फिलिस्तीन का भविष्य तय करे। इसे लेकर पहली बार इजरायली कैबिनेट की बैठक में 3 फॉर्मूले पर बात हुई, जिसमें फिलिस्तीन एनक्लेव के लोगों का मुद्दा भी शामिल था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के हमलों और इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर बढ़ते हमलों को लेकर भी बात हुई। एक तरफ इजरायल गाजा को लेकर फाइनल रणनीति तय कर रहा है, तो दूसरी ओर हमास ने इजरायल के खिलाफ बायो युद्ध छेड़ दिया है। नई रिपोर्ट्स में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। इजरायल के विध्वंसक हमलों के बाद हमास ने बायो वेपन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।